Let me start with Hindi identification. And Hindi identification of this tense is at last of the main verb in Hindi sentence if there is रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, etc. Clear? Then in that case that particular sentence would belong to perfect future continuous tense. For example बच्चों, कन्हैया कल इस समय बांसुरी बजा रहा होगा। कन्हैया कल इस समय बांसुरी बजा रहा होगा। क्लियर बच्चों? तो बजाना प्ले होता है, रहा होगा ये आपकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन है। इसकी इंग्लिश हम बाद में देखेंगे जब भी हमें एडवर्बियल आइडेंटिटीज और ये सब कुछ देखते हैं। तो फर्स्ट सेकंड देखते हैं हम इसकी जो एडवर्बियल आइडेंटिटीज हैं और वी कैन से इंग्लिश आइडेंटिटीज दीज आर। बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है उसकी जो एडवर्बियल आइडेंटिटीज थी वो थी एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। ठीक है, एज इट बिलोंग्स टू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, सो इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वी हैव टू ऐड लाइक एट दिस टाइम, इट बिलोंग्स टू कॉन्टिन्यूस टेंस ओनली। ओके, एंड इफ इट इज इन फ्यूचर देन यू हैव टू ऐड फ्यूचर टाइम। ओके, एट दिस टाइम टुमारो, यदि एडवर्बियल आइडेंटिटी जैसे आती हैं एट दिस टाइम टुमारो, तो आपको समझ जाना है कि एट दिस टाइम जो है वो कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिटीज है और जो फ्यूचर टाइम है मतलब अब क्या हो गया, ये हो गया फ्यूचर और ये हो गया कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा बना? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरीके से नेक्स्ट एक और थी एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट एडवर्बियल आइडेंटिटी है मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम। ओके, सेम एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट संडे। ठीक है, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट संडे, एट दिस मोमेंट कॉन्टिन्यूस को डिनोट करेगा और जो फ्यूचर टाइम है नेक्स्ट संडे ये फ्यूचर टाइम है, तो टेंस बन गया अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। एंड नेक्स्ट वन इज इन प्लस फ्यूचर टाइम। नेक्स्ट एडवर्बियल आइडेंटिटीज है इन प्लस फ्यूचर टाइम, जैसे कि 2 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे बाद, 2 घंटे में, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर एक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो डिनोट करेंगी वो किसको करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को डिनोट करेंगे। एंड ऑल प्रोग्रेसिव या ऑल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक्शंस जो होंगे वो भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब यहां तक समझ में आया बच्चों? इज दैट क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके, लेट मी डिस्कस द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? देखो फ्यूचर और सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो शैल और विल थी। जैसा कि ये कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस के लिए इसमें बी की फॉर्म यूज कर देंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी शैल बी एंड सेकंड वन इज विल बी। क्लियर है? शैल बी एंड विल बी। तो शैल बी जो है वो आई और वी के साथ यूज की जाती है एंड विल बी जो है विद रेस्ट नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज की जानी है, विद रेस्ट नंबर सब्जेक्ट,
विद रेस्ट नंबर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है, विल बी यूज करना है। यहां तक क्लियर है सबको? यस। बोर्ड कट रहा है क्या इसमें कुछ? अब ठीक है? Now let me discuss about main verb, and as it is continuous then V1 plus ing is used. First form of the main verb and ing is used. अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसा अभी हमने लिखा था दैट वन, ये जो है कन्हैया कल इस समय बांसुरी बजा रहा होगा। लेट मी कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। सब्जेक्ट इज कन्हैया, ओके, देन हेल्पिंग वर्ब वुड बी यूज्ड हियर। कन्हैया इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड इट इज इंस्टेड ऑफ आई एंड वी, ये आई और वी के अलावा है, तो आई और वी के अलावा हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, विल बी। तो हेल्पिंग वर्ब वुड बी विल बी हियर, कन्हैया विल बी। अब मेन वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्ले बजाना होता है बच्चों, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगी अकॉर्डिंग टू द टेंस। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लूट, क्या बजा रहे हैं, बांसुरी, फ्लूट। क्लियर है? कल इस समय, ठीक है, तो एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। क्लियर हुआ यहां तक? रेज योर हैंड इफ यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, the sentence structure of this particular tense is very much important for you because due to this helping verb plus be, yes, any problem? No beta, sentence structure, सिंपल के लिए हम यूज करेंगे बच्चों सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ये हो गया अपने सिंपल के लिए। फिर नेगेटिव की बात जब हम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन विल और शैल, एंड एट थर्ड पोजीशन नॉट वुड बी यूज्ड, and after not you have to use be. Okay, this was my motto, plus object plus etc. Is that clear? Next देखिए, interrogative sentence. So first of all we have to use helping verb first, will shall plus subject plus be plus first form of the main verb plus ing plus object plus etc. and sign of interrogation. D होगा interrogative negative, will shall plus subject, and as it is negative too, then we have to use not at the third place, and then we have to write be, mv plus ing plus object plus etc. plus sign of interrogation. So by this way you have to
यूज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस। इस तरीके से आपको पर्टिकुलर टेंस को डिस्कस करना है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस सर। हैव यू रिटन और शुड आई वेट? Should I go further now? Yes sir. Okay, okay. So next one is future continuous tense. Next we have to discuss future continuous tense. First of all, let me discuss the Hindi identification. So it would be at last of the main verb in Hindi sentence if there is चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे एक्सेट्रा है। ओके बच्चों, ये हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी। देन लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट वन एंड इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द exam point of view, adverbial identities. These are if in the sentence there is by plus time, और time कैसा होना चाहिए? future, and if there is by the and of plus time and it must be in future, future time होना चाहिए। क्लियर है? इसका जो यूजेस है बच्चों वो हैं, देखिए हमने बात की थी कंडीशनल क्लॉजेस की, हालांकि ये इस टेंस का नहीं है बट इसके पास फॉर्म के लिए हम यूज करेंगे। कंडीशनल क्लॉज या कंडीशनल सेंटेंस की हम बात कर रहे थे। इसमें जो हमने पढ़ा वो एक वन हैंड हमने डिस्कस किया इफ क्लॉज एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव डिस्कस्ड मेन क्लॉज। सिंपल प्रेजेंट सिंपल में हमने डिस्कस किया था इफ इन इफ क्लॉज देयर इज V1 प्लस S या ES एंड डू और डज प्लस V1 देन देयर वुड बी will or shall plus V1 in main clause as far as the past simple tense is concerned. So if in if clause there is V2 or did plus V1 in the if clause, then there would be would or should plus V1 in the main clause. And the third one is if there is had plus V3, mind this thing, there must be third form of the main verb in the if clause. Okay, it would be it would bring would have, would, should have plus V3 in the main clause and vice versa। ठीक है, मतलब इफ क्लोज में यदि आपको हैड प्लस V3 मिलता है तो मेन क्लोज में आपको वुड हैव और शुड हैव व्हाटएवर द सब्जेक्ट रिक्वायर्स
plus V3 you have to use, and vice versa means to say if in main clause there is would or should plus have plus V3 is given, then you have to use had plus V3 in if clause. Let me discuss the examples. Should I rub this? Just raise your hands. If I rub, okay. So first of all, let me discuss the helping verb, then I will give you examples, some examples related to this particular tense. So the helping verb should have and would have. Should have is used with I or we, would have used with rest number subject. And as far as main verb is considered, third form of the main verb used. Okay, let me give some examples to you. She dash complete her homework by Monday. Next one, if I write they, if I write they dash submit their notebooks by the end of this month. क्लियर है? देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल शी डैश कंप्लीट हर होमवर्क बाय मंडे, बाय प्लस टाइम मंडे तक। बच्चों इसका मीन होगा मंडे तक। मंडे तक का मतलब जो आगे आने वाला अपकमिंग जो मंडे है उस तक शी कंप्लीट हर होमवर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होगी। कब? मंडे तक। तो इसमें शी जो है उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, शी वुड हैव कंप्लीटेड। क्लियर? शी वुड हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बाय मंडे ओनली। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें जो आइडेंटिटी है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड के बाद में टाइम आता है तो आपको क्या करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। सो इसमें क्या हो जाएगा? दे वुड हैव सबमिटेड, they would have submitted their notebooks by the end of this month. So by this way you have to use, and the example for the use I have written, let me discuss that one too. If Natik had earned a lot of money, he dash purchase a BMW car. Okay बच्चों, so first of all you have to identify the sentence.
आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। इफ क्लोज इज देयर एंड नेक्स्ट वन इज मेन क्लोज इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल देन वी हैव टू फाइंड आउट द टेंस इन एनी क्लोज, इफ क्लोज या मेन क्लोज। अब मेन क्लोज में तो कुछ दे ही नहीं रखा है, अभी तक हमें पता भी नहीं है कौन सा इफ क्लोज मेन क्लोज है, तो आपको पता लगाना है। मैंने जैसे कि बताया था जो सेंटेंस इफ से शुरू होगा इफ क्लोज होगा। तो इफ वाले सेंटेंस में क्या आ रहा है, हेड प्लस V3, क्या आ रहा है बच्चों, हेड प्लस V3 आ रहा है। तो मेन क्लोज में क्या हो जाना है, यस गिव मी आंसर्स। इफ इन इफ क्लोज देयर इज हेड प्लस V3, सो व्हाट वुड बी देयर इन मेन क्लोज, let me know this thing. Shall have, would have। धीरे बोलो है ना, ऐसे बड़े चिल्ला के बोल रहे यामिनी, क्या बात है, खाना नहीं खाया आज? ओके नेक्स्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, हेड प्लस V3 इफ क्लोज में आता है तो मेन क्लोज में वुड हैव और शुड हैव प्लस V3 यूज करना है। ही के साथ क्या आना है बच्चों, वुड हैव परचेज्ड। यदि वो बहुत नैतिक बहुत सारा पैसा कमाया होता तो वो एक BMW कार खरीद चुका होता। ठीक है, होता का मतलब फ्यूचर के लिए होगा बेटा, होगा, खरीद चुका होगा, ऐसा करके। तो अब यदि वुड हैव प्लस परचेज को हम रब कर देते हैं, या सॉरी वुड हैव परचेज इसमें आया है, वुड हैव परचेज, और हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से रब कर देते हैं। ठीक है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। सपोज इफ क्लोज ब्लैंक है तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, अर्न। अब बताइए बच्चों इसमें क्या आएगा, देखिए इफ क्लोज में कुछ नहीं है, मेन क्लोज में क्या आया है, वुड हैव परचेज्ड, तो वुड हैव परचेज्ड मेन क्लोज में आता है, तो इफ क्लोज में हेड प्लस V3 आपको यूज करना है। तो यहां क्या आ जाएगा, नैतिक हैड अर्न, वाइस वर्सा का जो रूल था वो ये था। ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब इसके साथ जो हुआ है उसके साथ भी वैसा ही होगा। ठीक है ना, क्रॉस, दोनों के साथ एक ही नियम अप्लाई होगा। गॉट इट बच्चों, एनी कंफ्यूजन? ओके, शुड आई रब दिस?